नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवी न्यूज, जहां आपको मिलती हैं ताज़ा, सीधी और भरोसेमंद खबरें बिना फालतू घुमाव के। मैं हर दिन पूरी मेहनत से आपके लिए अपडेट्स और न्यूज़ वीडियो लेकर आता हूं, ताकि आपको सही जानकारी सबसे पहले मिल सके। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है। क्या आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे कहाँ और क्या सुधार करना चाहिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। इससे मुझे और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर अहम फैसला देते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जेंडर पहचान प्रमाण पत्र पासपोर्ट जारी करने के लिए अंतिम और निर्णायक दस्तावेज माना जाएगा। पासपोर्ट प्राधिकरण दोबारा मेडिकल जांच या जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव की शर्त नहीं लगा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का उद्देश्य सम्मान और समान अधिकार सुनिश्चित करना है, इसलिए अतिरिक्त दस्तावेज मांगना उचित नहीं। एक अन्य मामले में कोर्ट ने कहा कि यदि दो बालिग व्यक्ति आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं तो केवल विवाह संभव न होने के आधार पर उन्हें रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रहे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सुरक्षा देने और पुलिस को आयु व सहमति की पुष्टि के बाद तुरंत संरक्षण देने का निर्देश दिया। देश भर के मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ी खबर है। रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली की ऐतिहासिक फतेहपुरी मस्जिद से चांद देखे जाने की पुष्टि हुई है। मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बताया कि चांद नजर आ गया है, इसलिए पहला रोजा गुरुवार को रखा जाएगा। रमजान को रहमत और बरकत का महीना माना जाता है। इस दौरान रोजा, नमाज और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। संभावित समय के अनुसार पहले रोजे की सहरी सुबह 5:35 तक रहेगी, जबकि इफ्तार करीब शाम 6:15 पर किया जाएगा। अलग अलग शहरों में समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए स्थानीय कैलेंडर से पुष्टि जरूर कर लें। ताज महोत्सव का रंगारंग आगाज बुधवार शाम 6 बजे ताजमहल के साए में वंदे मातरम की धुन के साथ हुआ। 34वां ताज महोत्सव इस बार 27 फरवरी तक चलेगा और पहली बार इसका आयोजन शिल्पग्राम की जगह फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में किया जा रहा है। उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव में कला, शिल्प और संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिलेगा। वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित इस आयोजन में 500 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां देश भर के हस्तशिल्प, खादी, जूट, हथकरघा और एक जिला एक उत्पाद की झलक दिखाई देगी। मनोरंजन के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तय हैं। 22 फरवरी को सिंगर नीरज श्रीधर की बॉलीवुड नाइट, 26 फरवरी को कृष्णा अभिषेक की कॉमेडी नाइट और समापन पर सचिन जिगर की प्रस्तुति होगी। प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति वयस्क रखा गया है। 3 साल तक के बच्चों और विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। सुरक्षा के लिए CCTV और पुलिस बल तैनात किया गया है। देवबंद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को देवबंद गंगोह बाईपास स्थित 9 गजा पीर के पास कुत्तों ने अर्शी जहां 16, उसके भाई अरहम 4 और एक अन्य व्यक्ति इनाम 42 पर हमला कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अरहम के चेहरे पर करीब 50 टांके लगाने पड़े, जबकि अर्शी जहां की आंख के पास कई टांके आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने समस्या पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। 2 दिनों में 2 स्कूली बच्चों समेत 5 लोगों पर हमले हो चुके हैं। इससे पहले भी इलाके में कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। बजट सत्र का 11वां दिन, सदन में आज गर्मा गर्मी के आसार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन है और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वे प्रदेश की विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और आगामी वित्तीय प्राथमिकताओं पर विस्तार से अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामे की संभावना जताई जा रही है, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज का दिन बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी तो विपक्ष जवाबी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में सदन के भीतर का माहौल गरमाने की पूरी संभावना है। मौसम अलर्ट। पश्चिमी यूपी में बारिश, पूर्वांचल में ठंड और धुंध। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम करवट लेने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अचानक बदलते मौसम के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और सिहरन बढ़ेगी।
वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा और हल्की ठंड बनी रहेगी। किसान वर्ग के लिए ये बदलाव चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि फसलों पर असर पड़ने की आशंका है। यात्रियों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर सुबह और देर रात के समय। कुल मिलाकर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल अस्थिर बना हुआ है। मोहन भागवत का लखनऊ दौरा, भारत बनेगा ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करेगा और कोई भी राष्ट्र या टैरिफ भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उनके इस बयान को वैश्विक राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भागवत ने संघ की शाखाओं में अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने की अपील भी की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, सांस्कृतिक मजबूती और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे। उनके इस संबोधन को न सिर्फ संगठनात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, बल्कि ये राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। उनके बयान से साफ संकेत मिलता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका और प्रभाव को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चुनावी रोल में नाम हटाने का विवाद, सियासत तेज। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सियासी घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से डिलीट किए गए हैं। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल 23,935 नाम ही फॉर्म 7 के आधार पर हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शिता के साथ की गई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि प्रशासन इसे नियमित प्रक्रिया बता रहा है। आगामी चुनावों से पहले ये विवाद राजनीतिक तापमान को और बढ़ा सकता है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं और यह मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर बड़ी कार्रवाई, 276 करोड़ की संपत्तियां अटैच। पूर्व विधान परिषद सदस्य हाजी इकबाल पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई होने जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी लगभग 276 करोड़ रुपए की 56 संपत्तियां को अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ये संपत्तियां कथित रूप से अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई हैं। इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार की सख्त कानून व्यवस्था नीति का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मच गई है। समर्थक इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे कानून के दायरे में की गई वैध प्रक्रिया बता रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं, जिससे प्रदेश की सियासत में नई हलचल देखने को मिल सकती है। शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए राहत की खबर है। विधानसभा में सपा विधायक अतुल प्रधान द्वारा दुकानों के ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार जन भावनाओं और व्यापारियों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र का लैंड यूज बदलने जा रही है। हालांकि 120 भूखंड ऐसे हैं जिनका लैंड यूज तकनीकी कारणों से नहीं बदला जा सकेगा। मंत्री ने बताया कि 1986 में भूखंडों का आवंटन हुआ और बाद में रिहायशी जमीन पर व्यावसायिक निर्माण कर लिया गया। 2005 में हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। वहीं अतुल प्रधान ने कहा कि करीब 1400 दुकानों पर संकट है, जिससे लगभग 1 लाख लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने व्यापारियों के हित में तत्काल कार्यवाही की मांग की। मथुरा में दर्दनाक हादसा। मथुरा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस भयावह हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार में सवार युवक किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। अंधेरा और तेज रफ्तार हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है। गोताखोरों की मदद से कार और शवों को बाहर निकाला गया। पूरे इलाके में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा में आयकर विभाग का बड़ा सर्वे। आगरा में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहिंसा बिल्डर्स के ठिकानों पर सर्वे किया। ये सर्वे मंगलवार से शुरू होकर बुधवार देर रात तक चला। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान करीब 70 करोड़ रुपए से अधिक के नकद लेन देन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अधिकारियों की टीम ने कई महत्वपूर्ण फाइलें, डिजिटल रिकॉर्ड और लेन देन के दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई टैक्स चोरी के संदेह के आधार पर की गई। सर्वे के बाद रियल एस्टेट कारोबारियों में हलचल मच गई है। आयकर विभाग अब दस्तावेजों की गहन जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का दूसरा दिन।
उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षाओं का आज दूसरा दिन है। पहले दिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा से अनुपस्थित रहे। आंकड़ों के अनुसार करीब 3,13,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं पहले दिन एक दुखद घटना भी सामने आई, जहां एक छात्र की मौत की खबर ने सभी को झकझोर दिया। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की है। शिक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से कराई जा रही हैं। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे बिना किसी भय के परीक्षा में शामिल हों। राजनीतिक हलचल तेज। राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करेगा। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हुई, जिसमें संगठन और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होने की बात सामने आई है। जयंत चौधरी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो हलवाई और ततैये का किस्सा सुना रहे हैं, उन्हें बता दूं कि मुझे मीट का कोई शौक नहीं। इस पोस्ट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हलवाई और ततैये का जिक्र सत्ता और उसके आसपास मंडराने वाले लोगों की ओर इशारा हो सकता है। वहीं मीट का शौक नहीं बयान को सत्ता या राजनीतिक लाभ से दूरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे 2027 विधानसभा चुनाव और संभावित गठबंधन समीकरणों से भी जोड़ रहे हैं। फिलहाल इस बयान ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यूपीएमआरसी दूसरे चरण में मेट्रो सेवा को आरबीएस से आगे बढ़ाकर आईएसबीटी तक चलाने की तैयारी कर रहा है। पहले ताजपूर्वी से सिकंदरा तक 14 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजा मंडी और आरबीएस स्टेशन तैयार हो चुके हैं, जबकि आईएसबीटी स्टेशन का 80% काम पूरा हो गया है। अधिकारियों के अनुसार अप लाइन तैयार है और डाउन लाइन पर पटरी बिछाने का काम 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा। हाई स्पीड ट्रायल मार्च में होंगे और मार्च अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह से आईएसबीटी तक सेवा शुरू होने की उम्मीद है। जौनपुर में दीवानी न्यायालय और पुलिस लाइन गेट नंबर 1 को बम से उड़ाने की धमकी भरे 5 ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। ईमेल में 17 फरवरी को धमाके की चेतावनी दी गई थी और 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की टीम लखनऊ से पहुंची। ईमेल में दिए गए 5 मोबाइल नंबरों के आधार पर सरपताहा क्षेत्र से 5 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वाराणसी से आए डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने न्यायालय परिसर की तलाशी ली। पुलिस के अनुसार 5 अलग अलग आईडी से मेल भेजे गए हैं और साइबर सेल उनकी जांच कर रही है। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सुबह झांसी और उसके आसपास के इलाकों में धरती अचानक कांप उठी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। सुबह का समय होने की वजह से कई लोग अपने घरों में ही मौजूद थे। जैसे ही झटके महसूस हुए, लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। कुछ सेकंड तक धरती के हिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क हो गई हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक भूकंप का केंद्र झांसी के पास ही बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऐसे ही ताज़ा, भरोसेमंद और ज़मीनी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम आप तक आपके ज़िले की हर बड़ी खबर पहुंचा सकें।